जी सर, आवाज क्लियर आ रही है। जी 2021 से शुरू करते हैं। आज के सवालात एक ही निशस्त होगी, जो मुझे इसके बाद एक जो है वो तकरीब के अंदर जाना है। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस? कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जो साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक मेथड की बात करता है? तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे जो आइडियलिज्म है तो साइंटिफिक मेथड की बिल्कुल बात नहीं करती, इसको तो निकाल दें। नन ऑफ द अबव भी निकाल दें। पीछे रह गया हमारे पास दो ऑप्शन, रियलिस्टिक एजुकेशन और नेचरलिस्टिक एजुकेशन। ये दोनों ही किसी दर्जे तक जो है वो नेचर जो साइंटिफिक होता है ना, इसके ऊपर यकीन रखते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो रियलिस्टिक है ना, इन्होंने तो साइंटिफिक मेथड दिया ही इन्होंने ही था। जो रियलिस्टिक वाले हैं, साइंटिफिक मेथड दिया ही नहीं था, यानी टोटल साइंटिफिक मेथड का मान दिया ना, तो सबसे ज्यादा जो इसका फोकल पर्सन है वो रियलिस्टिक वालों का यही है। एरिस्टोटल रियलिज्म वाले हैं, रियलिस्टिक एजुकेशन वाले हैं। फिर उसके बाद आता है नेचुरल। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है वो हमारे पास रियलिस्टिक एजुकेशन है। अगर रियलिज्म ना होता तो कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म वाले भी जो हैं वो भी हर चीजों को जाहिरी तौर पे जो होती है उसी को देखते हैं, उसी की बात करते हैं, तो वो भी इसकी बात करते हैं। ठीक है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड सपोर्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर? कौन सी यहाँ पे बात जो है वो एग्जिस्टेंशियल जो टीचर है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट टीचर है, उससे रिलेटेड है? एजुकेशन इज वैल्यू सेंट्रिक। ये बात हमारे पास वो करते हैं, आइडियलिज्म वाले करते हैं कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जो हमें वैल्यूज सिखाए, वैल्यू सेंट्रिक होनी चाहिए। एजुकेशन इज इंस्टिक्टिव। एजुकेशन वो जो है जो जो हमारी जिबिल्लत, जो हमारी फितरत के अंदर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं नेचरलिज्म के वालों के साथ आ जाएंगे। एजुकेशन इज पेरिनियल। एजुकेशन पेरिनियल होनी चाहिए, ये हमारे पास पैनलिज्म वाली हो जाएंगी। और एजुकेशन इज कंटेक्चुअल, यानी हर शख्स यूनिक है, हर शख्स की अपनी सोच है, अपना उसका जिंदगी गुजारने का, या उसके अपने मसाइल हैं, उसके मसाइल हम जैसे नहीं हैं, हमसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसी तरह एजुकेशन इज कंटेक्चुअल, कि उस कंटेक्स्ट की एजुकेशन उस शख्स के कंटेक्स्ट में होनी चाहिए कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, वो किस हवाले से किस चीज को किस तरह समझना चाहता है। तो ये होना चाहिए। तो एजुकेशन इज कंटेक्चुअल जो बात है ना, ये ठीक रहेगी यहाँ पे। बाकी लोग भी जवाब दें, 17 बंदे हैं, एक बंदा, एक दो बंदे रिप्लाई कर रहे हैं, जाग जाइए नहीं तो मैं सो जाऊंगा। Child is a book which the teacher has to learn from page to page. Who said? किसने कहा था कि बच्चे जो है ना वो एक बुक की मानद हैं, और उसकी हर सफ़ा जो है ना वो दूसरे सफ़े से मुख्तलिफ है। हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज। हमें एक सफ़ा पढ़ने के बाद दूसरे सफ़े को फिर देखना चाहिए, ना कि पहले सफ़े की परसेप्शन हमें बना लेनी चाहिए कि आगे भी यही होगा। ये बात करते हैं, ठीक बता रहे हैं आप। दोस्तों ये कहता है कि देखें, हम किसी के लिए परमानेंट कोई परसेप्शन नहीं बनानी चाहिए। हर जो इंसान है वो, हो सकता है आज उसके सफे, जैसे हम कहते हैं टैग नहीं लगाना चाहिए किसी को साथ। आज कोई कुछ है तो कल कुछ और भी हो सकता है, परसों इससे कुछ और हो सकता है। यानी जैसे हम लोग टीचर है ना, तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हमें नहीं पता हमारी क्लास में बैठा सबसे निकम्मा आदमी कल को सबसे जो है ना वो अच्छे ओहदों के ऊपर बैठा हो। ठीक है। वो किसी प्रेस्टिजियस जॉब उसके पास हो, या कोई और डिपार्ट, तो मतलब ये कि ये चीजें जो है ना हर पेज को खंगालना चाहिए कि वहां कुछ और हमें मिल जाए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, हाउ शुड अ पर्सन लिव? हाउ शुड अ पर्सन लिव, कि हम बंदे को कैसे रहना चाहिए इस टोटल के नजदीक, एक बंदे को कैसे रहना चाहिए एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, कि इंसान को थोड़ा बहुत तदब्बर भी करना चाहिए, फिक्र भी करनी चाहिए, तफक्करून वाला भी होना चाहिए। थ्रू द विचुअल्स मैन, एक अच्छा नेक आदमी होना चाहिए, ठीक है, परहेजगार आदमी होना चाहिए। हैप्पीली, खुश रहने वाला बंदा हो, या ऑल ऑफ द अबव, सभी जी सभी खूबियां। देखिए यहाँ पे जो विर्चू ना उसकी एक डेफिनेशन भी है एजुकेशन की, इसकी अरिस्टोटल की, जिसके अंदर ना वो कहता है विर्चू मैन की बात करता है। रैशनल की बात आ गई तो आपको पता है कि ये साइंटिफिक मेथड और रैशनलिज्म की बात करता है, अरिस्टोटल रैशनलिज्म की बात करता है। हैप्पीली, खुश रहना चाहिए, तो ये बात भी थी। ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आज के जो सवालात हैं इनमें कोई सवाल खुद से शामिल नहीं है, ये सारे ही एसएसटी के पास पेपर है। ठीक है। नॉलेज इज रिच टू, जी शुक्रिया बिलाल सर। तो इसलिए ये एसएसटी के पास पेपर है, आसान सवाल हैं,
ऐसे ही पेपर में आते हैं, इतना कॉन्फिडेंस अपना रखिए। डेवे बिलीव्ड इन अ क्लासरूम डेट वाज, डिवे कहता है कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर होना चाहिए, डिसिप्लिन सेंटर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो ये चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर। डेवो, डेवा, डेवो जो भी बना है, तो ये तो सारी, ये चाइल्ड सेंटर बच्चों के हवाले से ही बात करता है, तो ये कहाँ टीचर सेंटर की तरह, आसान सवाल है। सुकरातिक मेथड इज, ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो सुकरात मेथड क्या है? क्या सुकरात का मेथड स्किप्टिकल है कि हर चीज को शक की निगाह से देखो, उसको परखो, उसको खंगालो, उसके मुतालिक जो थोड़ी जुस्तजू रखो, थोड़ा तजस्सुस करो, थोड़ा सवाल। हाँ, कॉलेजेस को कल छुट्टी है, ठीक है। काल क्योंकि वो ना पंजाब कॉलेज का इशू, हालांकि बहरहाल हम गवर्नमेंट के मुलाजिम में बात नहीं कर सकते, तो जो है ना, बदल कल छुट्टी है कॉलेजेस को ना, तमाम कॉलेजेस ऑफ हैं, वो इसी पंजाब कॉलेज के इशू की वजह से। अच्छा, सुकरात मेथड इज, तो ये स्केप्टिकल है, यानी तजस्सुस वाला है, शक वाला है, चीजों को खंगालने वाला है, कोई प्री डिटरमाइंड वैल्यू नहीं होती। कंसेप्चुअल है कि क्या इसके कंसेप्चुअल से मुराद है कि इसको किसी चीज को बड़ी गहराई में, बड़ी अच्छी तरह तवज्जो से देखना, वो है। कन्वर्सेशनल है कि चीजों के डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज। हाय, नहीं जी, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। देखिए, सुकरात जो है ना सवाल करता था, सुकरात क्वेश्चन आंसर मेथड है, और सुकरात हर चीज की टो में जाता था, सुकरात सवाल करता था, मुआशरे में होने वाली हर चीज को ऐमे नहीं छोड़ता था। तो ये जो सुकरात है ना, यानी कि स्केप्टिकल की बात की करता है कि हर चीज को शक की निगाह से देखना, यानी उसके मुतालिक तजस्सुस पैदा करना, तजस्सुस से के साथ देखना। इसी तरह कंसेप्चुअल, कन्वर्सेशनल, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो सुकरात का मेथड के ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। कन्वर्सेशन आप इससे ले रहे होंगे, कन्वर्सेशन कह रहे होंगे कि ये जहाँ क्वेश्चन आंसर मेथड है, वह गुफ्तगू हो रही है। कंसेप्चुअल में भी होता है कि हम क्वेश्चन जब उस तभी करते हैं जब किसी चीज की क्लैरिटी हमने करनी हो, किसी चीज की गहराई में जाना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने इनको डेफिनेशन भी कर दे दी है। हुज इज द अल्टीमेट कंसर्न, व्हाट इज एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस क्या है, यानी क्यों पैदा किया गया है, या इस चीज का वजूद क्यों है। तो एग्जिस्टेंस के हवाले से कौन बात करता है? आइडियलिस्ट वाले बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये दोनों बात करते हैं, या रियलिस्ट बात करते हैं। देखिए, जो आइडियलिज्म वाले हैं ना, ये भी बात करते हैं कि ये वजूद क्यों है, ये चीजें क्यों बनाई गई हैं, ऐसी क्यों है। तो वो भी क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेथड है ना, आपको पता है अरिस्टोटल प्लेटो का, तो वो इसमें आ जाता है एग्जिस्टेंस के मतलब सवाल, या एग्जिस्टेंस वजूदियत के बारे में। एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले भी आ जाते हैं कि वो भी कहते हैं कि ये इंसान के लिए कायनात बनाई गई है, और इंसान का वजूद है, तो इस कायनात का ये हर चीज इंसान के लिए बनाई गई, जैसे अलग अलग है। तो ये दोनों ही एग्जिस्टेंस के हवाले से कुछ ना कुछ बात करते हैं। किधर चला गया? अच्छा, ये मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म आइडियलिज्म के बारे में बात की थी। द करिकुलम एक्सपर्ट बिलीव दैट टीचर शुड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग अ करिकुलम। इनमें से कौन करिकुलम का एक्सपर्ट है और कहता है कि करिकुलम जो है ना, वो किसकी पार्ट, टीचर जब भी करिकुलम बने तो टीचर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये जो है ना, वो हिल्दा ताबा है, हिल्दा ताबा। हाँ, ऐसे ही है। मैं ना आज सारा दिन मेरे वो आपके, क्योंकि जो ना मेरे लैपटॉप में है वो ये डॉक्यूमेंट भी, और यूट्यूब वीडियो तो मैंने मोबाइल से मैं मोबाइल से वो वीपीएन भी यूज कर रहा हूँ। मुझे इसके लैपटॉप के तो वीपीएन यूज करना का नहीं आता कि कैसे करते हैं, नहीं तो मैं आपको डाटा सेंड कर देता। अच्छा, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, और मोबाइल से जो है ना वो नहीं कि अपलोड नहीं हो रही वीडियो, यानी मैंने लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफर की, तो पता नहीं यूट्यूब की अपलोडिंग के ऊपर, उसके ऊपर भी नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मसला है। अदरवाइज यूट्यूब का तो मसला नहीं होता था, अब यूट्यूब मेरे तो यूट्यूब के ऊपर ना अपलोडिंग नहीं हो रही। तो 2 लेक्चर कल वाले ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो देखते हैं कल तक, नहीं तो फिर ईमेल करके फिर कोई और जुगाड़ लगाऊंगा इसका। कैसे, कितना अजीब मुल्क है ना हमारा। हर आए दूसरे रोज तीसरे रोज जो है ना इंटरनेट का मसला बना हुआ है, यानी मतलब क्या है, इतना हम वीपीएन
लैपटॉप की मुझे कोई वीपीएन बता दें कि इसको लैपटॉप पे यूज करना, तो वीपीएन का क्या सिस्टम है। मोबाइल पे तो मैंने की हुई है, लेकिन वीपीएन के ऊपर मेरी यूट्यूब काम नहीं कर रही, नहीं अपलोडिंग यूट्यूब पे नहीं हो रही, कल की लगी हुई यूट्यूब अपलोड नहीं हो रही। तो डॉक्यूमेंट तो चलो वो आज मैं लैपटॉप से पहले इधर ईमेल करूंगा और मतलब इधर मोबाइल में सेंड करूंगा, फिर वो एमसीक्यू शेयर कर दूंगा। मैंने वाईफाई लगवाए रखा है पहले। वाईफाई की स्पीड बहुत स्लो होती है, वो तो अपलोडिंग स्पीड इतनी स्लो है, फिर मैं सारा दिन बैर रहता हूँ, मैं घर होता कोई नहीं हूँ। और उस वजह से करके ना मुझे तो घर के अलग, यानी अब इसमें होता है कि उनको सबको जो है ना अलग अलग पैकेज लगा के देने सब घर वालों को, तो मैं इसलिए ना एक ही लगाता हूँ, वो फैमिली पैकेज जोंग वाला। तो अम्मी अब्बू और बेगम और मेरा इन सारे बंदे जो है ना वो फैमिली के एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। तो पीटीसीएल में लगवाए रखा है पूरा साल, 1.5 साल 2 साल लगाए रखा है, लेकिन कोई मजा नहीं था उसका। लाइबा किस दुनिया में रहती है जहाँ इंटरनेट, हाँ पीटीसीएल का ठीक है, उनको मसला नहीं होता, लेकिन पीटीसीएल के वैसे कोई नहीं हालत ना पीटीसीएल की। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि जल्दी करनी है क्लास। द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड इन पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट यूज कर रहे होते हैं, तो जब आप उसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं ना, तो वो उसके बाद क्या होता है कि क्या वो उस करंट स्लाइड के ऊपर होता है इफेक्ट, या तमाम स्लाइडों के ऊपर, या जो सी न्यू प्रेजेंट दो चीज क्रिएट कर रहे हैं उसी के ऊपर होगा। तो जिसके ऊपर चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है, सभी के ऊपर जो है ना वो चीज अप्लाई हो जाती है। वैसे पीटीसीएल वाले ना जब मैंने लगवाया था, मैंने कुछ 2500 2600 पे लगाया था, 6 6 MB का कनेक्शन। तो हर महीने तो 50 रुपये बड़ा होता था। जब मैंने कटवाया तो 3400 रुपये बिल था जब मैंने कटवाया था। और बंद हो जाती थी, यानी हर 2 2 दिन फिर इंतजार करना पड़ता, फिर डिवाइस खराब हो गई, उन्हें कहा डिवाइस, वो कहते 5500 रुपये दें तो डिवाइस चेंज होगी। मैंने कहा अपना कनेक्शन ही ले जाए, मैंने कोई नहीं लगवाना। अजीब बात है, फिर यहाँ क्यों इतना ज्यादा था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर। कौन सी जो है वो इनमें से चीज एसेंशियल नहीं है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। सेव ऑल ओपन फाइल्स, के तमाम फाइल्स को, माशाल्लाह जी। अच्छा चले इधर देखें, तवज्जो करें। कौन, जब आप कंप्यूटर बंद करना है, तो कौन सी चीज इसमें से है कि जो आपको इस नॉट जरूरी नहीं है। यानी क्या आपको तमाम फाइलों को सेव कर लेना चाहिए बंद करने से पहले, ये तो जरूरी है, नहीं तो सब कुछ उड़ जाएगा। क्लोज आर रनिंग एप्लीकेशन, जितनी आपकी रनिंग एप्लीकेशन है कंप्यूटर के ऊपर चल रही हैं, अगर आप उनको बंद नहीं करेंगे उनको, तो जाहिर बात है कंप्यूटर बंद ही नहीं होगा। यानी आप जब शट ऑफ करते हैं, तो वो कोई ऐप ओपन हो तो वो रुक जाता है ना वहां पे। स्विच ऑफ मॉनिटर को ऑफ करने की करें या ना करें, इससे कोई फर्क पड़ता है भला। यानी विच इज नॉट एसेंशियल। मॉनिटर तो हम क्या सेपरेटली मॉनिटर को मैनेज कर बंद करते हैं, फिर इससे हमारा सिस्टम बंद हो जाता है। ये नहीं, कट ऑफ पावर सप्लाई तो कट ऑफ करनी पड़ेगी ना जब आपने बंद करना है, ये बंद हो जाता है। तो ये वाला स्विच ऑफ मॉनिटर ये वाला है, ठीक है जनाब। ये कंप्यूटर जो है ना, ये इस तरह के सवाल, कंप्यूटर जो है ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। तो एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी होता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। कंट्रोल बी स्टैंड फॉर बोल्ड के लिए होता है, ठीक है, बोल्ड द सिलेक्टेड कंटेंट। कंप्यूटर के पोर्शन आपके पेडागोजी के अंदर इसका एक वैल्यू है। रिपेंटेंस, खैर ये भी खले इंग्लिश का मतलब है, रिपेंटेंस होता है ना शर्मिंदा होना। तो अटोनमेट ऑफ वन सिन, अपने गुनाह को तस्लीम कर लेना, यही ठीक लगेगा। जनरल पर्डन फॉर पॉलिटिकल अफेंडर, किसी अपने सियासी मुखालिफ से करना, नहीं। वो वन हु टोटली अबटेन फ्रॉम अल्कोहलिक, ये इसको छोड़। कौंसलर will make use of both directive and non-directive counseling to modify the ideas and attitude of the counselee। जो काउंसलर है वो इलेक्टिक और डाइलेक्टिक, नॉन डाइलेक्टिक, डायरेक्टिव सॉरी, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव दोनों को यूज कर रहा है। यानी सवाल जवाब कर भी रहा है, उस अगले बंदे को मौका भी दे रहा है बोलने का, खुद भी बोल रहा है। तो ये इक्लेक्टिक होती है, दोनों को मिला के, कुछ अपनी सुनाई कुछ उसकी सुनी, तो ये इस तरह करके होती है। ये काउंसलिंग की 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी ना, जो है डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव काउंसलिंग।
विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। कोरिलेशन रिसर्च के अंदर हमने बात की थी कि पॉजिटिव वैल्यू से वन वैल्यू होती है, कौन सा यहाँ पे होगा जहां जो है ना वो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन होगी। देखिए -1 जो डी है ये तो बिल्कुल नहीं होगा सर अर्शद साहब। देखिए -1 तो सबसे वीकेस्ट है ना, +1 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब +1 यहाँ पे है कोई ना, +1 के सबसे करीब कौन से हैं, तो वो जो है वो 0.90 जो है ये सबसे सर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो वहां पे जो है ना जो बैलेंस पे सबसे वीकेस्ट होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव की बात मैं कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा हमारी कोरिलेशन की वैल्यू होती है -1 से +1 के दरमियान। जब हम +1 के दरमियान करीब होते हैं तो वो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन होता है, जब हम -1 के करीब होते हैं तो वो हमारा वीकेस्ट कोरिलेशन होता है, 0 पे हमारा न्यूट्रल होता है। जितना 1 के करीब होंगे, अब ये 1 के करीब जो आ रही है ना चीज वो 0.90 है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर फिजिकल पार्ट है। सॉफ्टवेयर तो वो है क्या बोलते हैं, फिजिकल पार्ट तो नहीं है ना। हार्डवेयर, मदरबोर्ड, एसेसरी, ये सारे फिजिकल पार्ट हैं। तो फिजिकल पार्ट हमारा कंप्यूटर का ये ना, विच इज नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये सवाल ऐसे था, इधर कैसे आ गया। ये इसका सवाल ऐसे था, विच इज नॉट द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो फिर ये सॉफ्टवेयर ठीक है। क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड यूज्ड टू कलेक्ट सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, प्राइमरी डाटा, नन। क्वेश्चनेयर में हम कौन सा डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो प्राइमरी डाटा होता है हमारा, ठीक है। यानी उस बंदे से पूछ रहे हैं, हाँ क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम क्या कहते हो, ये यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मोड क्या होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती है। दो 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 दफा आया, 8 8 दो दफा आया, तो कौन सा हो जाएगा, 2 और 8 दोनों हो जाएंगे, ये दोनों सेम सेम टाइम आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, तो कौन सी चीज जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं भी करे तो बात चल जाएगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी ना लिखे तो काम चल जाएगा, यानी अगर आप अपनी थीसिस के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी ना लिखे तो काम चल जाएगा, और रेफरेंस ना लिखे तो काम चल जाएगा, कंक्लूजन ना दे तो काम चल जाएगा। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या मेथोडोलॉजी के अलावा थीसिस बन सकता है, क्या रेफरेंस के अलावा थीसिस होता है, क्या कंक्लूजन के अलावा थीसिस हो सकता है, और डी ऑप्शन होगा। ये तो थीसिस में कंक्लूजन तो निकालना होता है हमने, ठीक है। नन होगा, यानी कोई ऑप्शन, इसमें सारी चीजें ही जरूरी हैं, कंक्लूजन भी होना चाहिए, रेफरेंसेस भी शामिल होने चाहिए, मेथोडोलॉजी भी होनी चाहिए, ये तो रिसर्च का हिस्सा है। द क्वालिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द क्वालिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व custody of information our time is called custody of information our time। यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ना, टाइम के बाद जो है ना वो हमारे उस इंफॉर्मेशन को क्या कहाँ चली जाती हैं, ठीक है। तो वो हमारी मेमोरी बन जाती है, जब एक टाइम गुजर जाए और इंफॉर्मेशन हमारे पास तब भी महफूज हैं, और हमने उसको कस्टडी में रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने उसके अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया हुआ है। कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस। प्रपोजल है, प्रपोजल के अंदर कंक्लूजन नहीं होता। तो प्रपोजल तो हम बता रहे होते हैं कि मैं काम करने क्या जा रहा हूँ, उस वक्त तो हमने नतीजा नहीं निकाल रहे होते ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ कि कंप्लीटेड कोई काम है, मैं कहता हूँ इस काम को 80% करना जरूरी है, एक्यूरेसी 80% जरूरी है। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर यानी हर वो बंदा जो 80% करेगा वो कामयाब है, और वो बंदा जो नहीं करेगा वो नाकाम है। तो ये क्राइटेरिया हो जाएगा ना सर, हमारे से भी क्राइटेरिया देखिए, जहां मैं एक फिक्स पॉइंट के ऊपर बता रहा हूँ कि अगर आपको 80% लेने जरूरी हैं, अगर 80% लेंगे तो आप जो है वो
मतलब कि आप सक्सेसफुल हैं या आपका काम अचीव हो गया। तो क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया, मैं किसी के साथ मुकाबला नहीं कर रहा कि फलां के 79 होने चाहिए, आपके 80, ये फलां के इतने, आपके इतने, ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस हो। टर्म ग्रोथ डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन द, ठीक है, मेजरमेंट होती है जहां हम किसी चीज को क्वांटिटेटिवली बात कर रहे हो। अब क्या क्वांटिटी की बात थोड़ी की है यहाँ पे, 80% एक्यूरेसी एक क्राइटेरिया की बात की है। मेजरमेंट तो होता है कि नंबरिंग देना, ठीक है, नंबरिंग तो नहीं दे रहा है ना, 80 नंबर लेने हैं आपने, वो बात तो नहीं हो रही। थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस से इस्तेमाल करें। अच्छा जी, टर्म ग्रोथ डिनोट ए नेट इंक्रीज इन, ग्रोथ में क्या होता है जी, हाइट, कैपेसिटी, डेवलपमेंट, एबिलिटी। तो ग्रोथ में हाइट का इजाफा होता है, ये जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर आता है कैपेसिटी, डेवलपमेंट, एबिलिटी, ये चीजें आती हैं। फिक्स्ड आइडिया, आइडिया आइडियाज एंड बॉल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज ऑफ फिक्स्ड आइडिया, यानी किसी फिक्स्ड आइडिया से मुराद ये है कि आप किसी पुराने आइडिया वाले या एक आइडिया के ऊपर डट गए हैं, या एक ही आपका ख्याल है। बाल पार्क भी कहते हैं कि माजी की जो है ना, कुछ जैसे होते हैं ना हमारे जो बड़े होते हैं, ट्रेडिशनल बाबे, तो पुरानी चीजों पे अड़े होते हैं, तो उन्हीं को ही देख रहे होते हैं। उनके यहाँ ये ना नई साइंस कोई नहीं होती, कौवा बैठा है तो ये हो गए सुपर सिचुएशन के ऊपर बिलीव करने वाले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, फलां हो गया फलां, इस तरह की चीजें देखने वाले, ये कौन से लोग होते हैं, किस चीज की क्वालिटी है, तो पुसैडो साइंस है। ये इस तरह की चीजों के ऊपर ऐसे ही बगैर जो ना माजी की चीजों के ऊपर जो ना वो बिलीव कर लेना और उनके ऊपर आ जाना। मैंने इनको दोनों को वजाहत कर दी है यहाँ पे ना, ठीक, फिफ्थ आइडियाज से क्या मुराद है और बेल पार्क मेजरमेंट से क्या मुराद है। 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन हेड, 20 टीचर हैं वो एक हेड के अंडर काम कर रहे हैं। हेड टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्मी, कौन सी एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन होगी, टॉल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी यानी जहां 20 बंदे काम कर रहे हैं, फ्लैट होगी, कम्प्लेक्स होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी। ये टाल होगी, ठीक है। देखिए, कम्प्लेक्स तो होता है जहाँ पे हम, और ऑर्गेनाइज के अंदर जहाँ हम कोई स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, फलां ने ये काम करना है, फलां किसी को रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं, वसाइल दिए हैं, तो ये हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड है, यानी इस तरह इनको डायरेक्शन दी गई हुई है। कम्प्लेक्स जहाँ पे मुश्किल होती है। और फ्लैट वो होता है, फ्लैट का नहीं मुझे पता था, टाल, ये वाली टाल इसका आंसर है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन 20 बंदे हैं और एक ही के नीचे काम कर रहे हैं, एक सुपरवाइजर नीचे काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी टाल हो जाएगा, उसके डिफरेंट बॉसेस नहीं है इसके। द comprehensive term covering building, playground, furniture, equipment, library and laboratory is called, ये इसको क्या, यानी अगर आपके यानी आपका स्कूल है, उसकी जो बिल्डिंग, उसका प्ले ग्राउंड, उसका फर्नीचर, उसकी इक्विपमेंट, उसकी लाइब्रेरी, लेबॉर्टरी, ये सारे को क्या कहते हैं, स्कूल प्लेनेट कहते हैं, स्कूल स्टाफ बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट रिसोर्स बोलते हैं। आप लोग गलत बता रहे हैं, ये कहते हैं स्कूल प्लेनेट को, एक टर्म मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है, स्कूल प्लांट वाली। इसका मतलब होता है कि स्कूल के अंदर सब, यानी वो तमाम चीजें जो एक इदारे की हैं, उसकी बिल्डिंग है, उसका प्ले ग्राउंड, उसका रिसोर्सेज में, तो वो कहते हैं कि वो और छोटी छोटी चीजें जो है ना वो हम उसको काउंट कर रहे होते हैं। स्कूल प्लांट जो है ना, ये हम बोलते हैं, ये तमाम चीजें, ये मैनेजमेंट की प्रॉपर टर्म है स्कूल प्लांट, जिसमें हमारे तमाम चीजें जो एक इदारे के अंदर है उनको कैसे मैनेज करना है, ये मैंने सब्जेक्ट भी पढ़ाया हुआ है। मतलब मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पिछले साल मैंने बीएड सेकंड सेकंड हाँ बीएड सेकंड सेमेस्टर को पढ़ाया था। उसके अंदर प्रॉपर एक चैप्टर की हेडिंग थी स्कूल प्लांट, तो उसके अंदर हमने प्ले ग्राउंड को कैसे मैनेज करना है, वहाँ फर्नीचर को कैसे मैनेज करना है, सारी चीजें वहां पे हमने उसके अंदर देखी थी। तो स्कूल प्लांट बोलते हैं इसको ना, ये प्रॉपर मैनेजमेंट का टॉपिक है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डैश इन एजुकेशन, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, कौन सा है, क्वालिफाइंग इन एजुकेशन, रिवाइजिंग इन एजुकेशन, क्वांटिफाइंग इन एजुकेशन, एक्सप्लेनिंग। आसान सवाल है, क्वांटिफाइंग, मेजरमेंट जो है वो क्वांटिफाई करना। एवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, एवेल्युएशन के अंदर क्या कर रहे होते हैं हम लोग, इंप्रूवमेंट, क्वांटिफाई, जजमेंट, रिवीजन, आसान सवाल है, जजमेंट कर रहे होते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओरिएंट, यानी मशरकी चीजों को देखना, इंटीग्रेट करना चीजों को, फैसिलिटेट करना, इवेल्युएट करना, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का
क्या पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के अंदर? फैसिलिटेट करना, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी हम एजुकेशन के अंदर उसको एवेलुएट जो करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए यूज करते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेटिव टूल? कौन सा कम्युनिकेटिव टूल नहीं है? चैट, ये तो कम्युनिकेशन टूल है, बात करते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंस में भी गुफ्तगू हो रही है, इलेक्ट्रिक ईमेल के भी गुफ्तगू हो रही है। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया जो है, नहीं कल स्कूल को छुट्टी कोई नहीं है, सिर्फ कॉलेजों को छुट्टी है। आप लोग भी थोड़ा रोला डालें, लड़ाइयाँ करें, एहतजाज करें, आपको भी छुट्टी हो जाएगी। अभी तक सिर्फ कॉलेज को छुट्टी हुई है मैंने तो अच्छा, आप भी स्कूल वाले कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहना बड़ा सीखते कल रह जाइए, उनको छुट्टी है तो हम भी कर देते हैं। सही है, सही, अब आया होगा फिर। तो पहले तो वो जो हमारा नोटिफिकेशन देके बेचारे ग्रुप के अंदर उस्ताद अफसुर्दा हो रहे थे। मैं एहतजाज करूंगा, एहतजाज छुट्टी तो कोई नहीं थी, पढ़े जाना सारे। द स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये टाइम जो है ना, ये बड़ा पीक है पढ़ने का। हम कॉलेज साइड पे पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा जो है ना यही टाइम होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में स्पोर्ट्स मेले शुरू हो जाते हैं, और मार्च के अंदर से बच्चे आना बंद कर देते हैं। तो यही टाइम है पीक बच्चों का पढ़ने का, जिसके अंदर नुकसान हो। अब मेरी ड्यूटी लग गई वो CTI के इंटरव्यू के ऊपर, और 4 दिन मुसलसल हैं, यानी कल की थी, शुक्र है कल की बस छुट्टी हो गई है। हफ्ता, सोमवार, मंगल, 3 दिन सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक एजुकेशन की CTI की सीटों के ऊपर इंटरव्यू लेने हैं। पता नहीं क्या, किस तरह के ऊपर वेले लोग बैठे हुए हैं कि ये दिन है पीक पढ़ाई के, और इन दिनों के अंदर हम जो है ना फजूल एक्टिविटीज में लगे होंगे। एक सीट है, बंदे वहां पे 200 ने अप्लाई किए, तो सबके इंटरव्यू करने हैं। भाई पहले 2 बंदों को इंटरव्यू कर लें, 3 का कर लें, 4 का कर लें, जो मेरिट बन रहा है, हर एक का इंटरव्यू करना। इंटरव्यू क्या मुश्किल होना है? वो हमें पता है कि जो मेरिट में टॉप पे है उसी को हमने रखना है। तो इसमें क्या आंसर है कि नंबर जो है ना वो हमने 10 नंबर इंटरव्यू के हैं, 5 हमने देने ही देने हैं। तो 5 नंबर में से हमने उसको देखना है भाई इसको कुछ आता जाता भी है कि कोई नहीं आता। स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर, ये बिहेवियर की बात साइकोलॉजी वाले करते हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन। मेरा वैसे वहां पे कोई ना कोई स्टूडेंट निकल आने हैं, एक दो हैं जिन्होंने वहां पे अप्लाई किया हुआ है, तभी उन्हें पता चलना है तो उन्होंने पहले कॉल कर लेनी है, सर जी बस इतना भी है मोड़। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग एंड मेच्योरिटी आर सेम टर्म है, साइकी टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। तो लर्निंग और जो है वो मेच्योरिटी, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। लर्निंग होती है जो एज के किसी भी वक्त कुछ कभी सीख सकते हैं, मेच्योरिटी वाले कहते हैं जो एज के साथ होते हैं। मैडम अर्जुमन, मैं आपको यही कर सकता था कि 5 नंबर जो है ना वो दे देता इजाफी, बाकी मेरिट आपका खुद है। यहाँ MPhil और PhD लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मेरा सिर्फ पूरे जंग के नहीं लेने, मैंने सिर्फ 2 कॉलेजों के मेरे पास होंगे। यह फॉर्मेलिटी है, लेकिन 10 नंबर है इंटरव्यूअर के पास। 5 नंबर हमने जरूर देने हैं, क्योंकि कोई बंदा इतना रिस्क नहीं लेता कि 5 से नंबर कम देना अगले बंदे को, तो वो कहीं ना कहीं हमें चैलेंज कर सकता है। फिर 5 नंबर है जो हमने देने अपनी मर्जी से, हम उसमें से 5 में से चाहे तो 1 नंबर दे दें, 2 दे दे, 3 दे दें। ये 10 नंबर की सारी गेम है। कोई चाहे तो 10 में से 2 नंबर भी दे सकता है, चाहे 10 के 10 दे सकता है, वो है। लेकिन वो फिर हर कोई बंदा अपनी साइड भी सेफ रखता होता है ना। तो जो टॉप पे लिस्ट में आ रहे हैं ना, हमने प्रेफर उन्हीं को ही करना है, कि जो टॉप पे 2-3 बंदे हैं ना, उन्हीं में से एक को सिलेक्ट कर लें। नीचे वाले सिर्फ गप्पे ही लगानी है हमने, जिसने आना है बस उसके साथ गपशप लगाएंगे, हाँ भाई क्या कुछ कर रहे हो जिंदगी में, कितना दलील हो रहे हो। अच्छा जी, अब एक्स्ट्रा फेवर ना लीजिए ना, मैं देने वाला हूँ। कैग्नेटिव डोमेन इज रिलेटेड विद, किसके साथ रिलेट करती है? माइंड के साथ है, बड़ा आसान सी बात है। एजुकेशन प्रिपेयर अ ह्यूमन बीइंग फॉर, किसके लिए तैयार करती हैं? टीचिंग के लिए, सोशल लाइफ के लिए, लिविंग के लिए, स्कूल के लिए। एजुकेशन किसके लिए तैयार करती है? जीने के लिए। एजुकेशन लिविंग के लिए। यहाँ मैं सोशल बीइंग तो हर
सोशल हर एक के लिए मुख्तलिफ है, कोई सोशल होते हैं कोई नहीं होते। एजुकेशन सिखाना बेसिकली है जीना कैसे है, ठीक है, जिंदगी गुजारने के लिए एजुकेशन है। एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल सोशल, क्या है, मास्टर है, डिपार्टमेंट है, लीडर है, चेंज एजेंट है। एजुकेशन बहुत बड़ा चेंज एजेंट है, ठीक है। एजुकेशन कंट्रीब्यूट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी या किस इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर ट्रीट करती है, इंडस्ट्रियल, इंडिविजुअल, एग्रीकल्चर, नेशनल। नेशनल इकोनॉमी जो है ना वो एजुकेशन एक नेशनल इकोनॉमी के ऊपर स्ट्रांगली ट्रीट करती है। सीक नॉलेज फ्रॉम द डैश टू द ग्रेव, नॉलेज इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कबर तक। तो गोल की इंग्लिश क्या है जी, क्रेडल, क्रेडल्स टू ग्रेव। कितना आसान सवाल है, देख लें, जिसने ये पेपर दिया है उसने सारे नंबर पक्के होने हैं उसके। एजुकेशन हैज मोड, एजुकेशन के कितने मोड है, एजुकेशन के कितने मोड है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, तीन मोड है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स, जो फाउंडेशन होती है ना किस चीज, हाउ थिंग्स कैसी होनी चाहिए, हाउ थिंग्स बिकम, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बताती है कि ये कौन सी चीज कैसे होगी, साइकोलॉजिकली है, सोशियोलॉजिकल है, तो हाउ थिंग्स बिकम। द वर्ड फिलो मीन, फिलो का मतलब क्या है, फिलो का मतलब क्या है, पेपर आपको आता होना है और आपने जब निकलना है आपने कहना सही पेपर बहुत आसान था। जब आपको कुछ आता होगा तो पेपर आसान होगा, नहीं आता होगा तो मुश्किल होगा, तो पेपर आसान ही होगा क्योंकि आप लोग बहुत लाइक बच्चे। अच्छा जी, फिलो मीन लव, ठीक है, सोफिया मीन विजडम होता है। तो लव का दूसरा मतलब ब्यूटी भी होता है, ठीक है, यानी कि लव है ना, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, ये और इसी साल का पेपर है। तो ये कौन सा पेपर था, ये मार्च अप्रैल में इसी एसएसटी के या इस तरह कोई पेपर थे इसी साल के शुरू में हुए थे, उसका ये सवाल था। तो इसका जो है ना ब्यूटी इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड टर्म जो है ना, अब नन का ऑप्शन तो है नहीं, तो रिलेटेड टर्म जो है ब्यूटी बनती है लव के रिलेटेड, ठीक है। फिलॉसफी एम्फसाइजेस ऑन अचीवमेंट ऑफ, किसकी अचीवमेंट की बात करती है, मोटिवेशन, नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट। फिलॉसफी किस चीज के हवाले से बात करती है, नॉलेज, ठीक है। फिलॉसफी जो है ना, अब अगले दिन जैसे आज भी मेरी बहन ने पूछा हुआ था सवाल कि फिलॉसफी के हवाले से ना कि उसके क्या लगाना है, यूनिवर्स लगाना है, क्यूरियोसिटी लगाना है। तो अगर फिलॉसफी के ना, फिलॉसफी एजुकेशन और उसके पीछे भागती है नॉलेज, ठीक है, इन दोनों में से आपने कोई लगाना है, ठीक है। फिलॉसफी नॉलेज की जस्तजू भी है, फिलॉसफी एजुकेशन की जस्तजू भी है, नॉलेज ज्यादा बेहतर है फिलॉसफी के लिए। रियलिज्म एम्फसाइजेज ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन, रियलिज्म वाले कौन सी एजुकेशन देने की बात करते हैं, लॉजिकल, कॉग्निटिव, वोकेशनल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल की बात तो रियलिज्म वाले बिल्कुल नहीं करते, आइडियलिज्म वाले करते हैं। लॉजिक की बात नो डाउट इनके अंदर लॉजिक आती है, कॉग्निटिव वाले भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जो वोकेशनल की ये बात करती है ना, ये रियलिज्म वाले, तो ये उसके बाकी चीजें थोड़ी पीछे आ जाती हैं, तो वोकेशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लॉजिक भी नो डाउट उसके लॉजिक की बात करते हैं, लेकिन लॉजिक तो वैसे आइडियलिज्म के अंदर भी कहीं ना कहीं आ जाती है, ठीक। तो ये वोकेशनल जो है ना ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। हम यहाँ साइंटिफिक मेथड होता तो फिर हम उसकी तरफ रियलिज्म तरफ आते हैं। लॉजिक ये बहुत जगह पे मिक्स हो जाता है, ये आइडियलिज्म में भी कहीं ना कहीं लॉजिक किसी चीज के हवाले से चल रहा होता है, वोकेशनल ज्यादा सूटेबल आंसर है। साइंस इज बेस्ड ऑन, साइंस किस चीज के ऊपर बेस करती है, लॉजिक के ऊपर, फाइव सेंसेस के ऊपर, कॉग्निटिव के ऊपर, स्किल के ऊपर। ये भी गलत बता रहे हैं, इतना आसान सवाल देखते भी नहीं घबरा जाना। साइंटिफिक मेथड मुझे बताएं, जो साइंटिफिक मेथड है ये किस चीज के ऊपर बिलीव करता है, साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या चीजें आती हैं हमारे पास, इंपीरिकल आता है, ऐसे ही ना। और इंपीरिकल कहाँ से आता है, फाइव सेंसेस से आता है, कहाँ से आता है, फाइव सेंसेस से आता है। तो साइंस जो है बेस्ड ऑन फाइव सेंसेस है। साइंस में हम सेंसेस का इस्तेमाल, क्योंकि साइंस कहती है हर वो चीज जो प्रूव की जा सकती है, जिस टेस्ट की जा सकती है, जो चीज हो सकती है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो साइंस के नजदीक जो ना फाइव सेंसेस इंपीरिकल की बात कर लें वो आता है। लीडर इज अ पार्ट ऑफ, लीडर कौन सी मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल, लोअर, लोअर। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो लीडर होता है।
लेसन प्लानिंग इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोर्स। तो ये लेसन प्लान किसकी हेल्प कर रहा होता है? डिटेल डिस्क्रिप्शन किसके कोर्स की मदद कर रहा होता है? टीचर्स की। ठीक है, लेसन प्लान टीचर्स की मामलत करता है कि टीचर कितने टाइम में क्या क्या पढ़ाए, तो ये टीचर की मामलत। एम्स गोल्स एंड डैश आर अचीव थ्रू एजुकेशन, बड़ा आसान सवाल है। किस तरह चाहिए एम, गोल और उसकी छोटी बहन ऑब्जेक्टिव। टीचर रिलेटेड रिसर्च इज, टीचर रिलेटेड रिसर्च कौन सी है? हिस्टोरिकल, एक्शन, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल। तो ये एक्शन रिसर्च के टीचर की होती है। वकारो निस्सा साहिबा, आपका दिमाग सो गया है। आप एक आध फ्रेश पानी का गिलास पीजिए और थोड़ा जागिए। टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचर आर कॉल्ड। टीचर सेंटर मेथड कौन सा होता है? टीचिंग मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, कोऑपरेटिव, डेमोक्रेटिक। बस यही मसले हैं। फीमेल के बड़े मसले हैं इस दुनिया में। बेचारियों ने कितना कोई काम करने होते हैं। और ये आजकल की जो नस्ल है ना, ये बच्चे हैं, पता नहीं ये क्या चीज खा के पैदा हुए हैं। मुझे लगता है हम इतने तंग नहीं करते होंगे अपने दौर में ना। खैर, हमारे दौर में तो चपेड़े ही बड़ी पड़ती थी। मेरी अम्मी तो मुझे फूंकने से मारा करती थी, यानी मैं तो मारे खा खा के हम तो बड़े हुए हैं। और आज वाले बच्चों को माँ को बाप मारता ही कोई नहीं, और ये तंग भी इतना करते हैं, पूरे शैतान होते हैं ये। मैं ऊपर जाता ही नहीं डर के मारे ना अपने। मैं नीचे ही कोई ना कोई बेगम से बहाना करता हूँ कि बस मैं आया, ये छोटा सा काम है, कॉलेज से कॉल आ गई है, ये अभी ये काम करना है। तो मैं बस 2 मिनट बैठता हूँ और उससे भाग निकलता हूँ कि जल्दी से ना यहाँ से निकलो। इतना तंग करते हैं बच्चे। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड प्रोवाइड, ऑटोक्रेटिक टीचिंग मेथड क्या प्रोवाइड करता है? अच्छा जी, लो लेवल थिंकिंग, स्टूडेंट वैल्यू, हाई लेवल थिंकिंग, नथिंग। ऑटोक्रेटिव जो होता है ना, यहाँ पे लो लेवल थिंकिंग होगी ना, तो वो तो ऊपर से जकड़ के रखा होगा। स्टूडेंट आर ओनली लिसनर, हर चीज की कीमत पे करनी पड़ती है मैडम नाजिया साहबा। मैं जो है ना वो कुछ खुशामद एक्स्ट्रा कर देता हूँ कुछ मामलात में, और कुछ मामलात में जो है वो जान छुड़ा के निकल आता हूँ। स्टूडेंट्स आर ओनली लिसनर, कॉपियर्स एंड पैसिव इन। स्टूडेंट किन चीजों में ओनली लिसनर, कहाँ पे कौन से मेथड में ना स्टूडेंट सिर्फ वहां पे सुन नहीं रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, पैसिव होते हैं। कौन सा मेथड? ट्रेडिशनल मेथड होगा। ठीक है, कौन सा मेथड होगा? ट्रेडिशनल। ये लेक्चर मेथड की तरह ही है। एनुअल एकेडमिक पीरियड इन स्कूल आर, स्कूलों के अंदर जो हमारा सालाना एकेडमिक पीरियड है, ये कितनों दिनों पर मुश्तमिल होता है? जी, ये सवाल जरा आप लोगों ने सर्च करके मुझे बताना है। जो मेरे इल्म में है मैं वो आपको बता देता हूँ। हो सकता हूँ जी। अच्छा जी।